यूपीए सरकार ने पूरा सारा जमीन को डी नोटिफाई करके वक्फ बोर्ड को दे दिया। पूरा का पूरा मिसलीडिंग है, झूठ है और हम डिमांड करते हैं कि वो ऑथेंटिकेट करे। जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब दूंगा। इस सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है, परिवार के। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी वन इंडिया शो। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। वक्फ संशोधन बिल संसद में पेश हो गया। सरकार बार बार कह रही है कि ये बिल धार्मिक चश्मे से आप ना देखें, बल्कि ये धार्मिक सामंतवाद को खत्म करेगा। किरण रिजिजू ने तो बिल टेबल करते हुए ये कह दिया कि मोदी सरकार ना होती तो शायद आज जिस छत के नीचे हम मौजूद हैं, यानी पार्लियामेंट बिल्डिंग, उसकी जमीन भी वक्फ के नाम होती। गरीब मुसलमानों और कर्नाटक, महाराष्ट्र में जिस तरह से किसानों की जमीन पर वक्फ का कब्जा है और ऐसे कई मामले हैं जिन पर कोई सुनवाई नहीं हो रही, इन विषयों पर ट्रांसपेरेंसी और असीमित शक्तियों को कानूनी दायरे में लाने के लिए सरकार जनता की मांग पर ही ये बिल संशोधन के साथ लेकर आई है। लेकिन जिस समय ये बहस चली, आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग मोमेंट भी संसद में घटा। जब अखिलेश यादव बोल रहे थे और बीजेपी की नीयत पर सवाल खड़े कर रहे थे, उस समय जब उन्होंने बीजेपी पर तंज किया कि बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अध्यक्ष ही नहीं चुन पा रही है, इतना समय ले रही है, तो उस पर सुनिए अमित शाह ने क्या जवाब दिया। बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देना। इस सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है, परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर चुनना है तो देर लगती है। आपके यहां जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। अब देखिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच ऐसे मोमेंट डेफिनेटली लोगों का ध्यान खींचते हैं, लेकिन इनमें एक मैसेजिंग भी है। और मैसेजिंग देखिए ये भी है कि सरकार अपना होमवर्क करके बैठी है और विपक्ष का ये कहना कि बिल असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है और मुसलमानों के खिलाफ है या गरीब मुसलमानों के खिलाफ है, उनके घर दुकानें बेचने का प्रयास है, कब्जा करने का प्रयास है। तो क्या ये बातें, ये विरोध सिर्फ प्रतीकात्मक विरोध है, सिंबॉलिक है, या फिर नंबर्स के हिसाब से भी विपक्ष की स्ट्रैटेजी मजबूत दिखाई देती है? तो वो इस पर देखिए, अब पहलू कई हैं, क्योंकि एक तरफ सड़क पर प्रोटेस्ट की सूरत है, AIMIM उतर रही है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि अगर ये बिल पास होता है तो हम देश भर में आंदोलन करेंगे। लेकिन आगे आने वाले दिनों में इस विषय को लेकर देश में क्या राय बनती है और सरकार के सहयोगी किस हद तक सरकार के साथ हैं, इस पर भी सवाल है। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त मौजूद है। आपका परिचय उनसे करा दें। हमारे साथ बीजेपी से यासिर जिलानी आ गए हैं, कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ खलीकुर रहमान इस वक्त मौजूद हैं, JDU से मनोज लाल दास हमारे साथ हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट अतिकुर रहमान महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट एडवोकेट सुजाता पांडे भी इस वक्त इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गई हैं। सबसे पहले यहाँ पर खलीकुर रहमान जी, मैं आपका रुख करूंगी और सवाल आपसे देखिए ये है, देखिए आज जब संसद में भी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री बिल टेबल कर रहे थे तो उन्होंने बड़ा साफ स्पष्ट ये कहा, यूपीए सरकार का जिक्र किया कि 5 मार्च 2014 को 123 प्राइम प्रॉपर्टी को दिल्ली वक्फ बोर्ड को यूपीए सरकार ने, कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने ट्रांसफर किया और ऐसा लोकसभा चुनावों से ठीक पहले किया गया अल्पसंख्यक वोटों के लिए, लेकिन चुनाव आप फिर भी हार गए। अब सवाल यह है कि सरकार जब इन तथ्यों के साथ, आपके इतिहास के साथ आप पर प्रश्न कर रही है, आपकी नियत पर प्रश्न कर रही है, तो फिर आपका यह कहना कि यह असंवैधानिक है, जनता इसे किस नजर से देखे और क्यों विश्वास करे? देखिए, इससे पहले भी 2013 में अमेंडमेंट किया गया था, मगर उस वक्त सरकार की जो नियत थी और उस वक्त जो अमेंडमेंट किया गया था उसमें बेहतरी लाने के लिए किया गया था। तो जब कभी भी कोई अगर अमेंडमेंट किया जाता है और कोई बेहतरी के लिए किया जाता है तो उसका स्वागत किया जाता है और उस वक्त भाजपा के भी सांसद थे, वो लोगों ने भी उसकी तारीफ की थी। मगर इस वक्त जो है सरकार, अगर आप देखेंगे कि जो इसमें वक्फ बाय यूजर है, वक्फ बाय यूजर क्या है? सरकार ये कह रही है कि भाई अगर कोई भी मस्जिद है, कोई भी मदरसा है, कोई भी स्कूल है, अगर वो चलते आ रहा है और अगर वो सिर्फ अगर प्रैक्टिस से वो समझिए आप वक्फ प्रॉपर्टी नहीं बन सकती, तो ये चीज ये है कि हटने वाली बात है, क्योंकि वहां पे एक नहीं, बड़ा
सर, सरकार की तरफ से बड़ा क्लियर ये बोला गया है, जितने बयान और भाषण हमने सुने हैं, उन्होंने कहा किसी मस्जिद को, किसी धार्मिक स्थल को नहीं छेड़ा जाएगा। दूसरी बात उन्होंने ये बोली कि जो अनियमितताएं हैं, जो गलतियां हैं, उनको सुधारने के लिए ये हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी के लिए हो रहा है। वक्फ से रिलेटेड जो शिकायतें आ रही हैं, उनको सिर्फ ट्राइब्यूनल को असीमित अधिकार ना दिए जाएं, आपके पास कोर्ट जाने का रास्ता भी हो और महिलाओं को भी उसमें जगह मिले। सुन लीजिए सर, महिलाओं को भी उसमें जगह मिले। ये मोटे मोटे 4-5 बिंदु मैंने आपको बताया जो सरकार की तरफ से कहे गए हैं। इसमें क्या दिक्कत हो सकती है किसी को भी? इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अगर आप जाके पेरेंट लॉ को अगर देखेंगे, पेरेंट लॉ में भी तो वो है ना, भी अगर आप ट्रिब्यूनल में जाए, ट्रिब्यूनल के खिलाफ जाके आप कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ऐसे कई जो मुकदमात है जो आज कोर्ट में है वक्फ के खिलाफ। तो अब ये नई बात क्या है, जरूरत क्या थी इस वक्त सरकार को ये चीज करने की? क्योंकि सरकार मिसलीड कर रही है। सरकार का एक ही मकसद है कि किसी भी तरीके से जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड पे कंट्रोल करे और वक्फ के जो प्रॉपर्टीज है उनको किसी भी तरीके से अपने कंट्रोल में ले सके। सरकार को क्या फायदा है सर कब्जा रख सके? खलीकुर रहमान जी, सरकार का क्या फायदा है आप कह रहे हैं? चलिए मैं आपकी बात को ही ब्लाइंडली मान लेती हूँ कि ठीक है, सरकार को वक्फ पे कंट्रोल करना है। सरकार को क्या बेनिफिट है इससे? देखिए, सरकार की जो नियत है, सरकार की नियत यह है कि जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड के अफेयर्स में अपने आप को इंटरफियर करे। हालांकि इसकी इजाजत पहले भी थी, ऐसा नहीं है कि नहीं है, मगर ये जो बिल लाके अब ये जो करने की कोशिश कर रही है, इसमें इसको ओवरराइड कर रहे हैं वो लोग, करके जो पेरेंट जो लॉ है और जो फंडामेंटल जो राइट है और जो आर्टिकल 14 है, जो आर्टिकल 25 है, 26 है, 29 है, उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। और इसमें सरकार पूरा अधिकार अपने हाथ में लेना चाह रही है। जिलानी साहब, ठीक है सर, मैंने आपकी बात सुनी सर। जिलानी साहब, अब आप जवाब दीजिए। नियत में खोट है, वक्फ पर कब्जा करना आपका मकसद है, ऐसा क्यों लग रहा है विपक्ष को? मीनाक्षी जी, सबसे पहले मैं ये बताऊं कि संविधान के कातिल आज संविधान के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, उसकी रक्षा को लेके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कांग्रेस के लोग। मैं कातिल क्यों कह रहा हूं, 2 एग्जाम्पल देता हूं। 75 की इमरजेंसी, उस पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि बहुत विस्तृत चर्चा हम लोगों ने कई बार करी है। शाहबानो तो सबको याद है, शाहबानो के वक्त में राजीव गांधी की सरकार थी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, 400 से ज्यादा सांसद थे। सुप्रीम कोर्ट ने महीने के 100 रुपए से कुछ 100 समथिंग तय किया था। उस जजमेंट को इन लोगों ने तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से पलट के संविधान का कत्ल किया था। उस बूढ़ी अम्मा को उस वक्त 100 रुपए, क्योंकि ये दबाव में थे मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले, उन लोगों को, उन उलमाओं के दबाव में थे, उन मुफ्ती के दबाव में थे जिन्होंने पलट के रख दिया था। लेकिन ये जो सरकार है ना, ये किसी के दबाव में काम नहीं करती। ये ट्रांसपेरेंसी जो सबसे बड़ी ताकत है आज के युग की, वो देने जा रही है। देखिए ये बेचैन क्यों है। 1923 से 2013 तक के अगर आप अमेंडमेंट पे, खास करके 54, 55, 56 से लेके 2013 का जो अमेंडमेंट है, उसमें जब आप पढ़ेंगे, उसका शोध करेंगे, तो उसमें आपको ये पता चलेगा कि सारी की सारी ताकत मुतवल्ली और उस वक्त के ऑफिसर जो सीओ होता है और जितने कर्मचारी हैं उनको दे रखा था। और आज भी ट्राइब्यूनल की जो आप बात कर रही हैं, 10,000 से ज्यादा केसेस है। क्यों लंबित हैं? क्यों 60 साल जो इन्हीं के लाइक माइंडेड लोगों की सरकार रही, उसमें गरीब मुसलमानों के हक को वंचित क्यों रखा गया? क्यों जो चंद लोग, सुन लीजिए, जो चंद लोग जिनके पास वक्फ बोर्ड की ताकत रही, जो चेयरमैन थे, वो अमीर हुए, अरबपति हुए, वो और गरीब मुसलमानों को और गरीब क्यों कर दिया? एक इन्होंने स्कूल नहीं दिया, एक अच्छा अस्पताल नहीं दिया, एक कोई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना के बच्चों के भविष्य, जो मुस्लिम गरीब बच्चे, उनके भविष्य पे हम कब चर्चा करेंगे? आज सरकार ने जो तो ये कह रहे हैं कि आप लोग गरीब मुसलमानों को उनके घर तोड़ना चाहते हैं, उनकी दुकानें तोड़ना चाहते हैं, उनके जीवन पर ही बुलडोजर चला देना चाहते हैं। देखिए, अखिलेश यादव की जो सोच है वो आपराधिक मानसिकता वाले जो लोग हैं उनको सपोर्ट करने की है, इसलिए वो अपराध को सपोर्ट करते हैं। और जो अपराधी होगा और अपराध करेगा, उसका घर भी टूटेगा, बुलडोजर भी चलेगा। क्योंकि हम लोकसभा की सीटों के मामले में सर, अगर वो देश में मेरे ख्याल से 3-4 नंबर पर होगी समाजवादी पार्टी, यूपी में बीजेपी के बाद तो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है ना। अगर आप ये कह रहे हैं कि वो अपराधी मानसिकता के लोग हैं, इसका मतलब जितनी सीटें उन्होंने जीती और उन जितनी सीटों पर लोगों ने उनको वोट दिए, आप तो उस मैंडेट का ही सम्मान नहीं कर रहे ना। जो बयान उन्होंने, इसका मतलब आपकी नजर में वो भी अपराधी मानसिकता के लोग हैं जो उनको वोट दे रहे हैं। उनकी राय सर संसद में बैठे हैं ना, उनकी राय का कोई मतलब है, वो भी देश के एक तबके को रिप्रेजेंट करते हैं।
नहीं, तो जो बयान उन्होंने पार्लियामेंट में दिया है वो उन्हें सोच समझ के देना चाहिए था कि आप खास करके एक वर्ग को इसलिए टारगेट करके कि इनके घरों को बुलडोज कराया सरकार। किनके घरों को किया गया बुलडोज? अतीक के घर को बुलडोज किया गया उत्तर प्रदेश में। तमाम उन बदमाशों के घर को बुलडोज किया है और जो बच्ची जिनसे अभी लोग किताबें लेकर भागी है, जिसकी जो तस्वीर पूरे देश में वायरल है, जो बच्ची अपनी किताबें लेकर, मेरे ख्याल से अंबेडकर नगर का मामला था, जो बच्ची किताबें लेकर भागी है अपनी, देखिए उस वो मामले तस्वीर में क्या भी दिखाती है फिर देश कोर्ट को? का नहीं, कोर्ट का उसमें ऑब्जर्वेशन आ चुका है। उसमें जो मुआवजा था वो आ चुका, उस पर चर्चा नहीं कर सकते हैं। जो मामला कोर्ट में लंबित है, जो लीगल मैटर्स पे है, उस पे आप चाहेंगे हम, क्योंकि मैं कोर्ट ने आपको लताड़ लगाई है वक्त को सर, लेके कोर्ट ने बड़ी सख्त टिप्पणी की है और बहुत सख्त टिप्पणी और बहुत सख्त अच्छा, शब्दों में एक बात टिप्पणी बताइए की कि है। अगर कोर्ट ने हमारे ऊपर सख्त टिप्पणी करी है तो ये वक्फ का जो अंधा कानून बना के ये लोग लूट मचा रहे थे, जो डाकू और चोर बन के गरीबों का हक मान रहे थे, उस पर सवाल करना छोड़ दे। और कौन लोग हैं जो रिलीजियस लीडर के नाम पे अपने आप को वक्फ में जिन्होंने फिट कर लिया? ये वही लोग हैं जो पहले कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, समाजवादी पार्टी के नेता हुआ करते थे। तो हमारे जैसे मुसलमान छोड़ दें इनसे सवाल करना कि 123 प्रॉपर्टी अगर दिल्ली की मैं खोल के रख दूं, कब कब आंदोलन पार्क, मालवीय नगर का किन लोगों ने बेच दिया, तो ये कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। किस तरीके से दो रुपए से लेके 200 रुपए के पट्टे पे जमीन बेची गई है, क्या ये सच्चाई नहीं है? और जो मैं तो भारत के पिछले 6 से 7 दिन से जो सो कॉल्ड या जो अच्छे इस्लामिक स्कॉलर हैं उनसे सवाल पूछ रहा हूं कि क्यों अतीकुर रहमान को कभी वक्फ बोर्ड में नहीं रखा गया? ये तो अच्छी सोच रखते हैं, ये प्रोग्रेसिव सोच रखते हैं, क्यों उनको दूर रखा गया? क्यों वक्फ बोर्ड में वही लोग कब्जा बना के रखा जिन्होंने दारुसलाम हैदराबाद में बनाया, कर्नाटका में पूरा गांव वक्फ के नाम पे ले लिया? ऐसी अब मुझे सर एक हजारों चीज बताइए कि ये जो अनियमितताओं से जुड़ी हुई खबरें हैं, ये अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रिपोर्ट भी हुई हैं, इन पर ऐसा नहीं है कि इस तरफ नजर नहीं है। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, संसद में क्या आपके पास नंबर पूरा है बिल को पास कराने के लिए? सरकार की क्या तैयारी है, क्या स्ट्रैटेजी है? हम बिल्कुल, आप जब बहस कंप्लीट होगा आप देखेंगे जिस तरीके से विपक्ष को 3 तलाक वाले मसले पे विपक्ष को हार का सामना करना पड़ा था। वक्फ अमेंडमेंट बिल जो जेडीयू टीडीपी आपके साथ है, ये श्योर है? 100% श्योर है ये बिल पास होगा। और भारत के जो नौजवान मुसलमान हैं वो सवाल पूछ रहे हैं आज मुस्लिम पर्सनल लॉ और उस जैसे जितनी भी मिली तंजीमें हैं कि आपने वक्फ के सहारे जिनके पास 9 लाख एकड़ जमीन का जो बोर्ड मालिक है उसमें गरीब मुसलमान दर दर क्यों भटक रहे हैं? मनोज लाल जी जेडीयू से हमारे साथ हैं, आपके सहयोगी हैं। मनोज लाल जी, पूरा समर्थन है सरकार को, सब बातों से आप इत्तेफाक रखते हैं, कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है मीनाक्षी जी। कल ही मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में पार्टी के नेताओं की बैठक हुई, पार्टी की ओर से व्हिप जारी किया गया, तो अब इसमें कहाँ कोई कंफ्यूजन है, किसी तरह का कोई बातचीत? अभी कुछ देर पहले मेरी AIMIM में वारिस पठान जी से बात हो रही थी, और क्योंकि ओवैसी जी की पार्टी जो है देश भर में प्रोटेस्ट कर रही है, वो अलग अलग तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। उनका ये कहना था कि अगर टीडीपी और जेडीयू सपोर्ट करती है सरकार को तो हम पूरे देश में बेनकाब करेंगे जेडीयू को और टीडीपी को और बताएंगे कि कितने बड़े मुसलमान विरोधी हैं ये। क्या है इस पर आपकी राय? देखिए मीनाक्षी जी, ये ओवैसी साहब आए हैं, उनका कोई विरोध नहीं करते हैं, उनका अपना जो है हक जो करें। और नीतीश कुमार जी को किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। कहाँ थे ओवैसी जब भागलपुर के दंगा पीड़ितों को न्याय नहीं मिला था? कहाँ थे ओवैसी कि जब भागलपुर दंगा के मुख्य आरोपी को मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव जी सोनपुर मेले में सम्मानित कर रहे थे? इस समय के लोगों का आंख नहीं खुला था। इसीलिए बिहार की जहां तक मैं बात करता हूँ, वो उनसे ओवैसी हो या कोई हो, उनसे हमें कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। और नीतीश कुमार जी ने बिहार में जो मुसलमानों के लिए, मुस्लिम समाज के लिए जो काम कर दिया है ना, वो आगे 50 वर्ष पीछे तक किसी ने नहीं किया होगा। आप एक भी दंगा हमें बता दीजिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासनकाल में हुआ था। हजारों भागलपुर के दंगा पीड़ित सड़क पर भीख मांग रहे थे। एक भी बाप वाले हो या कोई हो नहीं, लेकिन आपके विरोधी तो ये कहते हैं ना कि आप झुक गए। आपके विरोधी तो ये कहते हैं कि आप झुक गए। नहीं, विरोधी क्या कहते हैं उसके ऊपर चलिएगा तो राजनीति चलेगा क्या? मैं तो पूछता हूँ इसमें से कोई
5 ऐसा हमारे विरोधी बता दे कि दिन ठीक है। में ये गलत है, ये नहीं ठीक होना है। चाहिए, ये तो उनको ओके, कंप्लीट करिए सर। हाँ, ठीक है सुजाता जी, मैं आती हूँ सर। एक बार सभी वक्ताओं का पहला जो वक्तव्य है वो हो जाए, एक बार फर्स्ट रिमार्क्स हो जाए सभी के पूरे। सुजाता जी, मुझे अपना एक फेयर एनालिसिस बताइए इस बात पर। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी परिस्थिति काफी हद तक टेस्टिंग वाटर्स की भी है, स्पेशली उन पार्टियों की जिनका मुस्लिम वोट बैंक है, जो उससे जुड़े हुए फैसले या फोटो ऑप करते हुए भी दिखाई देते हैं, या उनकी पोजीशनिंग उस तरह से रही है। मैं जेडीयू टीडीपी सभी की बात कर रही हूँ। अब इस लिहाज से सरकार के लिए ये बिल पास कराना कितना बड़ा चैलेंज आप देख रही हैं सदन में? फेयर एनालिसिस दीजिएगा मुझे नंबर्स के हिसाब से। स्मूथली पास होता हुआ देख रही हैं क्या इस बिल को? अब मुझे लगता है कि सरकार को इसको पास कराने में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि लोकसभा में उनको 275 चाहिए और उनके पास 293 है। और टीडीपी और जेडीयू का अगर आप देखेंगे तो उन्होंने कह भी दिया है, व्हिप भी जारी किया और कह भी दिया ऑफिशियली कि वो बिल का समर्थन करेंगे। तो वहां तो, और उसके बाद राज्यसभा में 125 है उनके पास, टोटल 245 का है, तो वहां भी मुझे लगता नहीं कि कोई प्रॉब्लम होगी। और जहां तक टीडीपी और जेडीयू जो कि एक तरह से मुसलमानों के भी उनके वोट मिलते रहे हैं, और खासकर के बिहार इलेक्शन जो आने वाला है उस समय आप देखेंगे तो शायद ये बिल जो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, उसका कारण भी यही है कि ये बिल अब इंट्रोस्पेक्टिव है, यहां से शुरू होगा। जो भी उसमें प्रावधान, जो चेंजेस होंगे, जो अमेंडमेंट्स होंगे, वो 2025 से शुरू होंगे। वरना वक्फ की तो जो हिस्ट्री रही है वो तो काफी विवादित रही हुई है, और वो रेट्रोस्पेक्टिव ना हो, इसका मैं जो श्रेय है वो टीडीपी और जेडीयू को ही, में और चिराग पासवान की पार्टी भी हो गई, उसको जाता है। अगर आप देखिए तो जैसे ये बिल टेबल होने वाला था, उसके 2 घंटे पहले जो जेडीयू के नेताओं ने कहा कि हमें बिल की कॉपी चाहिए, तभी हम बिल का शायद ये डिस्कशन भी हुआ होगा। मुझे लगता है बिल की कॉपी भी दी होगी, उनको एक्सप्लेन भी किया गया होगा। जेपीसी की बात तो हुई है, पर साथ ही साथ एक जो 1-to-1 इंटरेक्शन शायद करके जो भी डाउट्स थे उनके, उसको क्लियर कराया गया। तो मुझे नहीं लगता अब सरकार ने टेबल कर दिया है और अपने साथियों को भी लेके सर चल रही है। ये एक अच्छा संदेश है एनडीए में। जो ये बातें हो रही थी ना कि शायद टीडीपी सपोर्ट ना करे, शायद जेडीयू सपोर्ट ना करे, बिहार के इलेक्शंस है, तो दिस इज अ गुड आई वुड से शो ऑफ मैनेजमेंट की कैसे मैनेज किया होगा। ठीक है, अतिकुर रहमान जी, क्या ये बिल और संशोधन मुसलमानों के खिलाफ है? जी मीनाक्षी जी, जो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर में दावे किए हैं आज लोकसभा में कि भाई ये पूरी तरह से मुसलमान और गरीब मुसलमानों के हित में साबित होगा। उन मुसलमानों की बात की जा रही है जो कि अब तक के वंचित थे, जिनको स्कूल्स नहीं मिले, कॉलेजेस नहीं मिले, हॉस्पिटल्स नहीं मिले। तो हम ये मान लेते हैं कि माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर बीजेपी हमको अच्छा बता रही है, सही बता रही है। अब उस सरकार के ऊपर हम भरोसा करने जा रहे हैं जो पिछले कई सालों में स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल जो वक्त प्लान पे बनाने के दावे कर रही है, वो एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। सुप्रीम कोर्ट में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है कि नहीं, ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हो ही नहीं सकता है। हम उस सरकार पे भरोसा करें, उस सरकार पे भरोसा करें जो पसमानदा मुसलमानों का अब तक के गौ रक्षा के नाम पर हत्याएं कर चुकी है। कौन सा सैयद और कौन सा बड़ा मुसलमान आज तक के लिंच हुआ है? मीनाक्षी जी मुझे बताइए। सारे के सारे जो लो लेवल के मुसलमान गौ रक्षा के नाम पर आज तक के लिंच हुए वो इन्होंने किए। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर, उस पार्टी पर हम भरोसा करने जा रहे हैं मीनाक्षी जी जो आज तक के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुसलमान नहीं दे पाई है और एक एमएलए अपने राज्यों में नहीं दे पाई। कैसे भरोसा करें ऐसी पार्टी पर? बड़े आरोप आपने लगाए हैं और मुझे लगता है जिलानी साहब आपको इस पर जवाब देना चाहिए। देखिए, इनका जो पैमाना है ना अतीकुर रहमान का, वो बहुत संकीर्ण है। कुंठित मानसिकता के साथ ये जब भी भारतीय जनता पार्टी को सोचते हैं या डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं तो वो पैमाना टिकट नहीं मिला, वो पैमाना एमएलए नहीं है, एमपी नहीं है, जबकि इनकी जानकारी भी थोड़ी सी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में फंस जाते हैं। हमारा त्रिपुरा में भी एमएलए है, अभी मौजूदा करंट एमएलए है
हमारे पास आसाम में एमएलए था, हमारे पास राज्यसभा में एमपी है, हमारे पास मिनिस्टर रहे हैं इससे पहले के गवर्नमेंट में, हमारे पास 23 राज्यों में, जहां 21 राज्यों में जहां सरकार है हमारी, वहां पे तमाम दर्जा प्राप्त मंत्री हैं, 2-2, 3-3 हर राज्य के अंदर। थोड़ी जानकारी रखिए आप। हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते, हम वोट बैंक की राजनीति का केंद्र बिंदु अतीकुर रहमान साहब को नहीं रखते हैं। हम उनके विकास का पहिया 142 करोड़ लोगों के लिए चल रहा है, हम उस पहिए को उनके साथ भी जोड़ना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का मूल चरित्र है अपनी राजनीति का। इन्होंने हमेशा से, क्योंकि इनको पहले डराया गया कि आरएसएस इनको भारत से बाहर भेज देगी, फिर भारतीय जनता पार्टी 80 के बाद आई तो उससे इनको डराया गया कि अगर वो लोग आ जाएंगे तो आप तो हिंदुस्तान में रह भी नहीं पाओगे। सीए एनआरसी में क्या हुआ था सबने देखा था, किस तरीके से इन लोगों को डराया गया कि सबको डिटेंशन सेंटर में भर दिया जाएगा। हमने उस पर 500 डिबेट करी, अतीकुर रहमान साहब भी डिबेट में बैठे होते थे, यही सवाल करते थे कि हम इन पे कैसे भरोसा करें। आपको देश के वजीर आजम और देश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जब ये बात कह रहे हैं तो या तो आप दो में से एक लोग को चूज कर लीजिए, या असदुद्दीन ओवैसी के उस भड़काने वाले जो बयान है उस पे आप मुसलमानों को कनेक्ट कर लीजिए, या हमारे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरण रिजिजू जी और वजीर आजम नरेंद्र मोदी जब कहते हैं उन पे विश्वास कर लीजिए। और जो कहा है आज तो आपके लिए अतीकुर रहमान साहब करारा तमाचा मिला है, जब पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिम भाई बहने मोदी जी का शुक्रिया कह रहे थे, सारे चैनल ने दिखाया। वो भी कह दीजिए कि हमने मैनेज करके भाजपा ने बुला लिया, वो एक मोहब्बत है। जब हम सौगाते मोदी किट दे रहे थे तब भी हम पे सवाल उठाया गया कि पता नहीं क्या कर रहे हैं। ये ऐसी सरकार है जो एक आंख से भी 142 करोड़ लोगों को देखती है और दूसरे आंख से भी 142 करोड़, यही डिफरेंस है। अतीकुर रहमान जी, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, जो अभी कुछ देर पहले भी जिलानी साहब ने बोला, चाहे उन्होंने शाहबानो केस का जिक्र किया और कांग्रेस पर सवाल उठाए या बाकी जिन इश्यूज का उन्होंने जिक्र किया, देखिए एक ना परिस्थिति सी बन गई है देश में कि अगर सरकार कोई फैसला लेगी तो उसको मतलब वो नियत खराब है, बैड इंटेंट से ही वो काम हो रहा है। हर चीज को अगर शक के दायरे से देखा जाएगा, सरकार के हर फैसले को अगर शक के दायरे से देखा जाएगा, तो फिर देश में सुधार कैसे होंगे, देश में बड़े फैसले कैसे होंगे? देश में सुधार होना चाहिए। 5 करोड़ मुसलमानों ने जेपीसी को अपना विरोध जताने के लिए ईमेल भेजे थे, वो दिखाए गए चैनल्स के ऊपर। आज अगर कुछ मुसलमानों को आप मोदी जी का शुक्रिया अदा करते हुए दिखा रहे हैं तो 5 करोड़ का भी तो मेंशन होना चाहिए ना। दूसरी बात मीनाक्षी जी, यहाँ पर सवाल सुधार का है ना, तो सुधार से कोई इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन आप बहुत सारे छोटे मोटे जो शैतान काबिज थे हमारे वक्फ लैंड के ऊपर, उनको हटा के बड़ा शैतान बीजेपी को लाना चाह रहे हैं। तो ये कम्युनिटी अच्छी तरह से समझ रही है। हम आज आपके ऊपर भरोसा करना चाहते हैं। देखिए, अब ये वही बात है जो बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिलानी साहब को पूछी। सर, अब जो थोड़ी देर बाद जो बात मैंने जिलानी साहब को पूछी, अब आप भी वही बात कह रहे हैं। अगर इस देश में बीजेपी को जितनी सीटें मिली हैं लोकसभा की, आप कह रहे हैं वो शैतान पार्टी है। सर, कैसी बात है ये? मतलब आप इसका मतलब इस देश के मैंडेट का ही सम्मान नहीं कर रहे ना। जहां जहां से उनके सांसद चुनकर सदन में पहुंच रहे हैं सर, लोगों ने वोट दिया है ना उनको, और इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना, मुझे लगता है सर ये बहुत शैलो है, ये बहुत छोटी बात है। इसका मतलब आप इस देश की जनता के फैसले को ही स्वीकार नहीं कर रहे हैं, और इसीलिए फिर सवाल उठता है कि ऐसे में तो फिर आपकी भी नियत पे शक करना चाहिए कि आप किस लिए बोल रहे हैं, आपका कौन सा एजेंडा है उसके पीछे, आप किस नियत से बोल रहे हैं। यहाँ तो चुने हुए प्रतिनिधियों के बारे में आप ऐसी बात कर रहे हैं। 10 सेकंड मीनाक्षी जी मुझे भी दीजिए 10 सेकंड। हाँ सर, मैं आ रही हूँ, एक बार वो जवाब देते हैं। और ये आप, मुझे पता है, देखिए अभी बहुत से लोग होंगे जो अभी यूट्यूब में नीचे कमेंट में लिखने लगेंगे, अच्छा जी इस एंकर को यहाँ से पैसा मिला है, इसको वहां से पैसा मिला है। अगर कांग्रेस के सांसदों के बारे में बात होगी जो जनता ने जिनको चुनकर भेजा है, मैं उनके लिए भी यही बात बोलूंगी। अभी अखिलेश यादव की पार्टी, समाजवादी पार्टी से चुने हुए सांसदों के लिए भी मैंने यही बात बोली है। जो संसद में बैठ रहे हैं उनको देश की जनता चुनकर भेज रही है, और हर वोट का सम्मान इस देश में होना चाहिए, क्योंकि वो देश की जनता का फैसला है, लोकतंत्र का फैसला है। मीनाक्षी जी, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं कि मैंने इतनी बड़ी पार्टी जो कि चुन के आई है लोकसभा में, उसको मैंने शैतान किया और मैंने कुछ लोगों को तकलीफ पहुंचाई होगी। थोड़ा सा मैं जज्बात में आ गया था। आप चाहती हैं कि हम ये मोदी सरकार के ऊपर भरोसा करें जिसके प्रधानमंत्री खुद वोट पाने के लिए ये कह चुके हैं कि ये घुसपैठियां हैं, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले हैं, और कांग्रेस पार्टी तमाम हिंदुओं की तमाम चीजें लेकर इनके बीच बांटना चाहते हैं। मैं इन पर भरोसा करूं? कैसे भरोसा करूं? और क्या नाम दूं मैं?
मैंने गलत शैतान लफ्ज इस्तेमाल किया तो मैं क्या नाम दूं? मोदी जी का दिल बहुत बड़ा है, वो आपको घुसपैठिया कह रहे, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी सारे हिंदुओं की चीजें लेके गाय बछड़ा बैल लेकर मुसलमानों में बांट देगी। क्या बात है मीनाक्षी जी, ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं, ऐसा आप हो फैक्ट्स सकता पर बोलिए सर। मैं आपके इस आर्ग्यूमेंट को कंप्लीटली डिबेट में शामिल कर रही हूं। मुझे उस एक शब्द से आपत्ति थी, इसलिए मैंने उस पर आपको टोका है। लेकिन ठीक है, ये आपका फैक्ट है, ये प्रधानमंत्री का बयान है, इसमें कहीं किसी को आप इसे कोट कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपका आर्ग्यूमेंट है, आपके आर्ग्यूमेंट का पूरा सम्मान है। जिलानी साहब, मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। जिलानी साहब, लेकिन पहले आप इस पर एक प्रतिक्रिया दीजिए। देखिए, ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है ना सर, ये सबसे बड़ी समस्या है। ये जो अविश्वास की खाई है, जिसका जिक्र अतीकुर रहमान कह रहे हैं। अब देखिए, छोटी सी बात है, चलिए नंबर आपके पास है, मैंडेट आपके पास है, आप संसद में पास भी करा लेंगे, मैं ये कह रही हूं। लेकिन ये जो अविश्वास की खाई है सर, ये तो नहीं पट रही ना, ये तो ठीक नहीं हो रही। ये गैप तो आप ब्रिज नहीं कर पा रहे। और अगर मैं कह रही हूं एग्जाम्पल के रूप में, अतीकुर रहमान मुस्लिम समुदाय के एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में अगर यहां बैठे हुए हैं, और एक बेशक वो चुनकर नहीं आए हैं, लेकिन एक रिप्रेजेंटेटिव तो है ना। और अगर उनकी ये सोच है और इस सोच के साथ वो अपने समुदाय के पास जा रहे हैं, उनके बीच में, या उनकी आवाज को आज यहां इस पैनल पे रख रहे हैं सर, तो ये तो फिर सरकार की हार है ना एक तरह से। ये तो सरकार की हार है सीधे तौर पर। नैरेटिव के मामले में मैं बोल रही हूं, सदन में आप बेशक पास करा ले, लेकिन नैरेटिव के मामले में, अब जनता का विश्वास हासिल करने के मामले में यह हार है। नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। अतीकुर रहमान साहब मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, लेकिन उनको अपनी सोच थोड़ी बड़ी करनी चाहिए। उन्होंने गाली दे दी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संस्कार ऐसे नहीं है। हमारे संस्कार है कि हम अपने क्रिटिसिज्म को भी हम बिल्कुल पॉजिटिव वे में लेते हैं, उसका जवाब देते हैं। इन्होंने कहा कि छोटे मोटे शैतान जो वक्फ को बर्बाद किया है, उसके सामने हम बड़े शैतान को, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि वक्फ में खामियां हैं। अतीकुर रहमान साहब, मैं आपसे ये पूछता हूं, आपने कहा कि 60 लाख लोगों ने जेपीसी के अंदर अपनी बात को रखा। एक बिंदु बता दीजिए, आपके पास वो 60 लाख लोगों की बातें तो होंगी, कि एक पॉइंट आप मुझे बता दें कि उस अमेंडमेंट के लिए उन्होंने क्या ऐसा सुझाव भेजा था जिसको एक्सेप्ट किया जाता। आपसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग कभी राब्ता आपसे कायम किया, आपसे मुलाकात करी कि अतीकुर रहमान साहब एक अच्छे इस्लामिक स्कॉलर हैं, इस्लाम के जानकार हैं, अच्छे रिप्रेजेंटेशन करते हैं अपनी सोसाइटी में, जिस महाराष्ट्र से आप आते हैं वहां आपकी अच्छी पकड़ है, आपसे राब्ता कायम किया, आपको बोला कि हम लोग इन बिंदुओं पे कर रहे हैं? नहीं किया, ये मैं जानता हूं, क्योंकि उनके जो बिंदु थे उस पे सिर्फ मोटे मोटे 4-5 पॉइंट थे, जिससे वो हमेशा से वक्फ को अपने कब्जे में रखेंगे। मैं जो इस ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहा हूं, सरकार जिन लोगों ने वहां वक्फ को लूटा है उसको नहीं छोड़ने जा रहे। जिन लोगों ने 123 प्रॉपर्टी दिल्ली के अंदर हाथों हाथ लोगों को सेल आउट किया है, उनकी जांच होगी। वो कैसे उन्होंने, और वो कैसे करोड़पति बन गए, वो पिछले 10 साल पहले क्या थे, और 10 साल के अब उनकी स्थिति सोसाइटी के किस पॉश इलाके में रहने लगे। हाँ, जिलानी साहब के इन पॉइंट्स पर मैं आपसे जरूर जवाब चाहूंगी। देखिए, सरकार ने जिन अनियमितताओं का जिक्र किया है, आज मंत्री जी ने भी अपने भाषण में ये बातें कोट की हैं। अनियमितताएं अगर हैं, इंक्रोचमेंट्स हैं, अगर रेलवे और सेना के बाद तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा। हाँ, जिलानी साहब प्लीज संक्षेप में कंप्लीट कीजिएगा सर। एक सेकंड में, देखिए अतीकुर रहमान साहब, शायद आपने सोशल मीडिया भी देख रहे होंगे, एक लालू प्रसाद यादव की 2012 की वीडियो वायरल हो रही है। उन्होंने पटना में पर्टिकुलर गर्दनी बाग के एक लैंड की चर्चा करी है, और उन्होंने कहा है कि ये जो वक्त में लोग बैठे हैं, कैसे आप देखते हैं? ये तो हमने नहीं कहा, लालू प्रसाद यादव की। और आज उसको रविशंकर प्रसाद जी ने जब अपना भाषण वो पूरा कर रहे थे, तो उसी गर्दनी बाग को फिर उन्होंने कोट किया है और कहा है कि किस तरीके से लोगों ने अरबों की प्रॉपर्टी को हथिया के अपना स्कूल, अपना कॉलेज और अपना महल बना लिया है। हाँ, मैं खलीकुर रहमान जी के पास आऊंगी, लेकिन पहले खलीकुर रहमान जी आपसे, ठीक है सर, खलीकुर रहमान जी आप फटाफट बताइए सर, जो अनियमितताएं हैं, जितनी शिकायतें हैं, उनकी सूची सबके सामने, डॉक्यूमेंटेड शिकायतें हैं। अगर इन संशोधन के जरिए इन पर एक फेयर एनालिसिस होगा, एक ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश हो रही है, क्यों इसमें सर आपत्ति है? देखिए, मेरा सबसे पहले सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी शासन में अभी नहीं आई है, 2014 में है। 2014 से लेके 2025 आ गया है, और ये करीब नियरली 21 या 22 रियासतों में बीजेपी की सरकार है। तो वहां पे उन्होंने गुज़िश्ता 10 सालों में मुसलमानों के लिए क्या किया,
और ये जो वक्फ की जो बात कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड उन्हीं के कंट्रोल में है, उन्होंने उसकी बेहतरी के लिए क्या किया वहां पे। अब जो आप जो करने जा रहे हैं, आप जो कह रहे हैं, तो गुज़िश्ता 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड आपका क्या रहा है उसके बारे में आपको बताना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब आप 2025 में आप अपनी सरकार बना रहे हैं, 2025 में ये इस अमेंडमेंट को पास करवाएंगे, इसको अमेंडमेंट को पास करवाने के बाद आपको ये जो गरीब मुसलमानों की एकदम से याद आपको आ गई है और गरीब मुसलमानों के लिए आप बहुत कुछ करना चाह रहे हैं। तो गुज़िश्ता 10 सालों में आप बहुत कुछ कर सकते थे, आपने क्या किया बताइए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक स्टेट में या दो स्टेट में, तकरीबन लेकिन सर मेरे ख्याल से देखिए देश में जब जब चुनाव नतीजों का एनालिसिस होता है, मोदी सरकार के पक्ष में जो एक बड़ी पिक्चर डिस्कस होती है उसमें लाभार्थी वर्ग का जिक्र बार बार आता है, बेनिफिशियरी स्कीम्स जिनके पास पहुंची हैं। और ये लाभार्थी वर्ग आज की तारीख में देश में वो वर्ग है जो हिंदू, मुसलमान, XYZ कैटेगरीज के ऊपर है। जो जो उस दायरे में आते हैं उनको वो बेनिफिट मिल रहा है, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंध रखता हो। कहाँ पे मिल रहा है या देखिए पेपर कहाँ पे पे तो मिल बहुत रहा है, अच्छा मतलब लग रहा सर डेटा है, फैक्ट है सर। प्रधानमंत्री आवास योजना आपने नहीं देखा शायद, उज्ज्वला योजना के तहत आपने नहीं देखा, आयुष्मान योजना के तहत आप लाभार्थियों के नंबर नहीं जानते इस आप समय। सुनिए मेरी बात ना, मुझे कहने दीजिए। ये योजना है, चलिए अभी 3 या 4 योजनाओं का जिक्र उन्होंने कर दिया जो सरकार दे रही है। नहीं, ये योजना है पेपर पे। नहीं तो ये योजनाएं ऐसे हो रही है कि हिंदुओं को मिलेंगी और मुसलमानों को नहीं मिलेंगी, ये इस तरह से इम्प्लीमेंट हो रही है योजनाएं। मैं यूपी का एक शहर बता देता हूँ, मेरठ, परसेंटेज वहाँ मुसलमानों की ज्यादा है जो हिंदू भाई हैं जिनको घर मिले। वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। वहाँ पे जब मुसलमान जाता है कौन सा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है सर? बिल्कुल अगर जब कोई मुसलमान जाता है वहाँ पे ये कैसी बात कर रहे हैं सर? ये किस तरह के डिस्क्रिमिनेशन का जिक्र कर रहे हैं सर? ये ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहा हूँ मैं। ये पेपर पे तो बहुत अच्छे लगते हैं, जितने योजना है, जितने स्कीम्स है। सर मुझे तथ्यात्मक रूप से फैक्ट दीजिए। चलिए मेरी जानकारी नहीं होगी सर, जानकारी दुरुस्त। खलीकुर रहमान जी सुनिए, खलीकुर रहमान जी, चलिए हमारे दर्शकों की जानकारी दुरुस्त कर दीजिए। कहां पर डिस्क्रिमिनेशन हुआ जहां पर हिंदू को बेनिफिशियरी स्कीम का फायदा मिला लेकिन मुस्लिम को नहीं मिला, मुसलमान को नहीं मिला? मुझे तथ्यात्मक रूप से जानकारी दीजिए, बताइए। उत्तर प्रदेश देखिए, नहीं आप उत्तर प्रदेश चले जाइए, मध्य प्रदेश चले जाइए, जेनरिक बात नहीं सर, मुझे एग्जैक्ट केस बताइए, एग्जैक्ट केस बताइए। नहीं जी, और मेरठ अम्बेडकर नगर XYZ नाम मुद्दा लेकर एग्जैक्ट केस उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में हुआ, किस क्षेत्र में, किस गांव में, किस परिवार के साथ हुआ, एग्जैक्ट केस बताइए। कौन सी शिकायत आपके पास पहुंची? नहीं आप मुरादाबाद चले जाइए, आप अमरोहा अरे मुरादाबाद में सबसे ज्यादा घर मिले। अरे क्या बात कर रहे हैं आप देखिए, सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सबसे ज्यादा घर मुरादाबाद और संभल में दिए गए। मनोज जी बोलेंगे। मनोज जी देखिए, ये जो अभी डिबेट में जो ये पिक्चर एक निकल कर आई है, इसी पर सबसे बड़ा सवाल है। सर आ रही हूँ, एक सेकंड सर, आपने अपनी बारी में पूरा बोला सर, प्लीज। नहीं एक मिनट ठीक है, 10 सेकंड में कंप्लीट करिए। हाँ देखिए, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो माइनॉरिटीज का जो बजट है, कितना बजट है? 3,500 करोड़। क्या आप समझते हैं कि 3,500? नहीं सर, जिस पॉइंट पे सवाल पूछा गया ना, आप उस पर जवाब नहीं दे रहे हैं। आप एक बात पे जंप करते हैं, उसके बाद दूसरी बात पे जाते हैं, तीसरी बात पे जाते हैं। मैंने आपसे स्पेसिफिकली पूछा, लाभार्थी जो स्कीम, लाभार्थी वर्ग जो है, कौन सी ऐसी स्कीम है जहां पर हिंदू को दी गई है, सिख को दी गई है और मुसलमान को उसका धर्म देखकर नहीं दी गई? मुझे एग्जैक्ट शिकायत बताइए। मैंने आपसे ये सवाल पूछा है और इसका जवाब नहीं है सर आपके पास। ठीक है मनोज जी, ओके सर। नहीं सर, आपके पास इसका जवाब नहीं है। मैंने कहा ना, आप मुझे फैक्चुअली जवाब दीजिए। मैं आपका पूरा आर्गुमेंट यहां सबके सामने रखूंगी। आपके पास नहीं है सर तथ्य। ये जो एक आभासी डर है, ये जो एक आभासी डर दिखाया जा रहा है, ऐसा हो जाएगा, मुसलमानों के साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्या इन सब के दायरे में संशोधन, इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं लोग? देखिए मीनाक्षी जी, मैं एक चीज जरूर ये कहूंगा कि जो लोग भी इस बिल का प्रति को पढ़े नहीं है, उन लोगों को डर लग रहा है। बहुत सारी बातें अभी आई। मैं 2-3 चीज कहना जरूर चाहूंगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब मुस्लिम भाइयों को मिला है। जितने भी वक्फ बोर्ड के दुकान हैं उनके द्वारा संचालित है मीनाक्षी जी। आप किसी भी बोर्ड के द्वारा संचालित दुकानदार को, मार्केट को आप देख लीजिए जाकर, उसके ऑनर पूरे अमीर वर्ग से आते हैं, कोई गरीब वर्ग से नहीं आते हैं। इन्होंने मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि इस बिल आने से कौन सा चीज हो जाएगा
या दीन में कौन सी ऐसी बात है जिससे मुसलमान के ऊपर कोई हमला हो जाएगा, ये तो कोई बता ही नहीं पा रहे हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये है कि आपको विश्वास नहीं हो सकता है, अब इसका तो कोई उपाय नहीं है। आज हम 12 वर्ष से नरेंद्र मोदी जी तो भारत के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। वो केवल हिंदुओं के प्रधानमंत्री नहीं है, वो सभी वर्गों के प्रधानमंत्री हैं। चाहे कोई भी योजना होती है, स्टार्टअप योजना होती है। अभी मैं छोटा उदाहरण आपको बता रहा हूँ मीनाक्षी जी कि हमारी सरकार बिहार में महिलाओं के उत्थान के लिए बिना सूद 10 लाख रुपया दी है, जिसमें 40% से ऊपर मुस्लिम महिलाओं को मिला है। तो ये चीज को कहाँ से कहा जा सकता है? ये तो हमेशा मुस्लिमों को मोदी जी का धैर्य दिखाना के काम करते हैं। उन्होंने कोई उत्थान किया हो कांग्रेस के शासनकाल में, और क्या कांग्रेस के नेता आप जरा सेक्शन कमेटी के सिफारिश को देख लीजिए ना, उनके लागू करने में कांग्रेस के क्यों हाथ। ठीक है सर। हाँ, मैं इस बातचीत को, हाँ, मैं इस बातचीत पे अब अगला सवाल सुजाता जी के पास लेके जा रही हूँ। मुसलमान ठीक है सुजाता जी, देश में पिछले अगर 10 से इनफैक्ट 11 साल में जो बड़े फैसले हुए हैं उन पर अगर हम निगाह डालें, मैं ये नहीं कहूंगी यहाँ पर कि किसी का विरोध नाजायज है। किसानों के लिए लॉज बनते हैं, उसके प्रोटेस्ट में किसान सड़क पर उतर जाते हैं। मुसलमानों के लिए मैं ये नहीं कहूंगी कि इसको बिल्कुल धार्मिक नजरिए से ही देखा जाए, वक्फ संशोधन बिल्कुल, लेकिन ठीक है, अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस पर घनघोर विरोध कर रहा है और वो पार्टियां जो मुस्लिम हितों की राजनीति करती हैं वो भी ये कह रही हैं कि असंवैधानिक है, तो एक प्रोटेस्ट की सूरत हम यहां देख रहे हैं। 370, CAA, NRC, ये सारे वो मुद्दे हैं जिन पर जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ, डिस्कशन का माहौल देश में बना। सरकार का हर फैसला इस तरह के विरोध के दायरे में क्यों आ रहा है? क्या विश्वास में नहीं लिया जा रहा? और इनफैक्ट जिस समय 400 पार का नारा दिया गया, उस समय विपक्ष की एक बड़ी दलील इलेक्शन कैंपेन में यह भी थी कि 400 सीटें आ गई तो संविधान बदल देंगे, और उसके बाद बीजेपी को नारा वापस भी लेना पड़ा था। तो क्या ये अहंकार का फैक्टर, हमारे पास मैंडेट है हम कुछ भी कर देंगे, विश्वास में लेकर चलने की एक जो कोशिश होनी चाहिए, सरकार है ना, विनम्रता से काम करना पड़ेगा, सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा, क्या वहां पर कमी छूट रही है? देखिए मीनाक्षी, सबसे पहले तो सरकार का हर फैसला ऐसा नहीं हो रहा है। हाँ, कुछ समुदाय को लेकर, जिसमें एक विशेष समुदाय है, उससे जुड़े हुए कुछ फैसले हैं। अब इसको भारत की राजनीति का दुर्भाग्य कह लीजिए, जहां पे शायद अफवाहें ज्यादा फैलती हैं जो रियल फैक्ट्स होते हैं। तभी CAA में ये बात पूरी तरह से फैल गई, और इस पे फिर शाहीन तो क्योंकि सबको याद ही होगा कि किस तरह से जो एक नागरिकता वाला कानून बना के पेश किया गया, और सिर्फ पेश ही नहीं किया गया, एक तरह से पूरी तरह से देश को रोकने की और देश में अराजकता फैलाने की, सिविल राइट्स होने के लिए पूरी तरह से सामान बिछा दिया गया। वो तो भला हो कि कोरोना आ गया और फिर ये मूवमेंट बीच में बंद हो गया। दूसरी बात है, जो आप जो कह रहे हैं कि क्या कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता है, कॉन्फिडेंस में लेने का क्या तरीका होता है मीनाक्षी जी? एक ही तरीका होता है कि JPC बनाई जाए। अगर संसद में कोई बिल पास होता है, कोई बिल टेबल किया जाए और उस पे सारे राजनीतिक दल ये कहते हैं कि नहीं, हमें और इस पे डिस्कशन चाहिए, तो एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनती है जो कि संसदीय प्रणाली का ही हिस्सा है, संसद का ही हिस्सा है। उसमें वो सारे रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं जिनको मुसलमान या मुसलमानों के हिमायती मानते हैं। उसमें सिर्फ एक पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, उसमें हर एक पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव था। घनघोर बहस हुई, 90 पेज से ज्यादा की बहस हुई। उसके बाद तब आप कहते हैं कि इस पे आपको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। आज भी किसी माईवे और हाईवे तो नहीं हो रहा है, कोई भीड़ तंत्र तो लगा के ये नहीं कहा जा रहा है कि हम सड़कें जाम कर देंगे अगर ये पास नहीं हुआ तो अभी संसदीय प्रणाली में वोटिंग करा के ही पास करा रही है। और अगर नंबर्स हैं तो पास। देखिए, और एक बात और चीज है, ये वक्फ बिल अभी ऐसा तो नहीं कि इसमें अमेंडमेंट हो रहा है। और एक बात मुझे लगता है कि आपको अपने पैनल पे भी क्लियर करनी चाहिए कि
वक्फ बोर्ड जो है वो कोई रिलीजियस बॉडी नहीं है, वो एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि लैंड को मैनेज करती है। किस तरह से रिलीजन का हिस्सा हो गया है, ये एक प्रवाह का हिस्सा, चलिए, जो ये मुझे important लगता है बात कि है, हाँ, आम मुसलमान को जानना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो एक बड़ी पिक्चर उभर के आ रही है सामने, अभी तो संसद की कार्यवाही चलेगी, सेशन चलेगा, लेकिन सवाल ये है कि जब बात ठीक तरह से मैसेज कन्वे हो रहा है, ट्रस्ट डेफिसिट की बात हो रही है, तो सरकार के पास सबसे बड़ा प्रचार तंत्र है और ऐसे में सबको विश्वास में लेकर देश से जुड़े बड़े फैसले अगर किए जाएं तो ये सबकी बेहतरी में होगा। आने वाले दिनों में भी इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। संसद की कार्यवाही किस दिशा में जाती है, ऑपोजिशन और सरकार के टकराव के बीच फ्लोर मैनेजमेंट क्या रहता है और बिल पास कराने के लिए सरकार किस स्ट्रैटेजी के साथ जुड़ती है, ये देखना होगा। फिलहाल इस शो में, इस बुलेटिन में इतना ही। थैंक यू सो मच।